Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. This is class 7. Okay, and today we will discuss the exercise on page 11, and that is about the reference to the context. Today the reference to the context. आज हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो क्या है, वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के बारे में है। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्या है? रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, या मतलब एक सेंटेंस, दो सेंटेंसेस दिए जाएंगे, और फिर वो सेंटेंस का हवाला दे के इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, और इसका जो सबक है उसका नाम लिखना ज़रूरी है, और साथ साथ इसका जो राइटर है उसका नाम लिखना ज़रूरी है। ओके, सो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड टू दिस, इसको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। नाउ देयर इज अ सिंगल लाइन एंड अ सिंगल सेंटेंस, दैट इज द अथॉरिटी रियलाइज द बेनिफिट्स they brought and took over the installation and maintenance of them. This is a single line, और इसका मतलब ये है कि the authorities realized, यानी जो हुकाम थे उसने ये रियलाइज़ किया, उसने ये मान लिया the benefits, किस चीज़ की? the benefits they brought, यानी उन के जो फ़वाइद थे, उन स्ट्रीट लैम्प्स के जो फ़वाइद थे वो हुकाम ने मान लिए। एंड टुक ओवर द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस देम, और उसके इंस्टॉलेशन का काम जो था वो उसने किया, और उसका बरकरार रखने के लिए भी उन्होंने काम किया। नाउ दिस इज़ ओनली द सिंगल सेंटेंस। Reference to the context, you can see on this page that reference to the context. Okay, this is reference to the context. These lines have been taken from the lesson light in the night. Yani this line not, because this is simple and single line, so here we write that this line has been, okay, this line, not this, okay, this line has been, this line has been taken from the lesson light in the night. Now this is only the reference. Okay, I didn't mention the name of the writer because here is not the name of the writer and of the lesson. That's why we didn't here mention. And if we write the book name, so it's also correct. Okay, but the lesson name is very important. Now come to the questions. On page 11, यानी 11 पेज पे जो questions है, आप इस questions को देखे आप देख सकते हैं इधर। What meant by the authorities, यानी authorities का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? So authorities, the answer of this question is that the authorities mean the ruling government. Okay, the authorities mean the ruling government, यानी authorities का मतलब वो है कि वो हुकूमत जो कि रूलिंग कर रहा हो, यानी वो लोग जो कि रूलिंग कर रहे हो, so that is called the authorities. Okay, the ruling government is called authority, यानी वो ruling government को authority कहते हैं, authorities कहते हैं। The second question is that what were the benefit of having street lamps, यानी street lamps के जो फ़वाइद थे वो क्या थे? तो the benefits of the street lamps जो थे वो मैंने लिखे हैं आंसर में। You can see that answer 2, आप आंसर 2 देख सकते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ द स्ट्रीट लैम्प्स आर फॉलोइंग, यानी इसके जो फ़वाइद है वो मंदरजा झैल है। नंबर 1, द स्ट्रीट लैम्प्स, नॉट द स्ट्रीट वर लाइटेड, यस द क्वेश्चन इज राइट, द क्वेश्चन इज करेक्ट, दैट द स्ट्रीट वर लाइटेड ड्यू टू स्ट्रीट लैम्प्स, यानी स्ट्रीट गलियाँ जो थे वो स्ट्रीट लैम्प की वजह से रोशन होते थे। ओके, दिस इज़ द वन बेनिफिट, यानी ये एक फ़ायदा हो गया। द सेकंड बेनिफिट इज़ दैट
people can come out from their homes. Okay, from their homes. Yes. Okay. The people can come out from their homes at night time, यानी वो रात के वक़्त बाहर अपने घरों से आ सकते थे with any fear, यानी बग़ैर किसी खौफ के। जब अंधेरा था तो लोग बाहर नहीं आते थे, इसलिए लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था मूनलिट नाइट का या क्लाउडलेस वेदर का। तो इसलिए जो थे जब चिराग आए, स्ट्रीट लैम्प्स आए, टार्च आ गए, तो क्या हो गया, टार्च आने के साथ साथ जो थे वो लोग अपने घरों से निकलते थे और साथ साथ दूसरे लोगों के साथ भी सोशलाइज होते थे, यानी उनके साथ मिलजुल करते थे। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस। ओके, कम टू पैराग्राफ नंबर बी। आप देख सकते हैं इधर पैराग्राफ नंबर बी, आप इधर देख सकते हैं कि पैराग्राफ नंबर बी में लिखा है there is no more going around to trim by daylight, no more dripping down of the oil on the heads and bonest of ladies and gentlemen when one feels in spirit. Any low pillow can light against lamps. Okay, so this is a simple paragraph. ये एक छोटा सा पैराग्राफ है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस ये है कि who said this, यानी ये पैराग्राफ जो है वो कौन कहता है। सो who said this, ये पैराग्राफ कौन कहता है। ये पैराग्राफ कहता है there is no more going the around to trim। ये पैराग्राफ जो है ये स्ट्रीट लैम्प लाइटर जो थे, असल में ये पैराग्राफ उनका है, लिखा तो राइटर ने है, लेकिन ये पैराग्राफ किसका है, स्ट्रीट लैम्प लाइटर कहते हैं। ओके, अब मैं देखता हूँ सॉरी कि ये पैराग्राफ किसने लिखा है। गैस लैंप्स, ओह सॉरी, ये पैराग्राफ जो है ये चार्ल्स डिकन ने लिखा है। चार्ल्स डिकन ये कहता है कि क्या कि देयर इज़ नो मोर गोइंग राउंड द ट्रिम। आप देख सकते हैं इधर ऑन पेज 10 पे आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ जो है ये चार्ल्स डिकन का पैराग्राफ है, यानी ये चार्ल्स डिकन कहते हैं। तो आप इधर लिख सकते हैं कि चार्ल्स डिकन। ओके, मैं ये क्वेश्चन इधर लिख लेता हूँ, ये क्वेश्चन इधर लिख लेता हूँ। आंसर्स फर्स्ट, आंसर नंबर 1, आंसर 1 जो है तो क्या नाम है, चार्ल्स डिकन। दिस पैराग्राफ आप ऐसे लिखे, दिस पैराग्राफ is said by Charles Dickens, CHARLES Charles DICKEN और लास्ट में क्या है, लास्ट में है S। चार्ल्स डिकन पैराग्राफ PARAGRAPH पैराग्राफ। ओके, so the answer of this question is that आप इस पैराग्राफ का स्पेलिंग चेक करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसमें। ओके, आप ये चेक करें।
पैराग्राफ इज सेड बाय दिस पैराग्राफ इज सेड बाय चार्ल्स डिकन, यानी ये पैराग्राफ जो है ये किसने लिखा है? चार्ल्स डिकन ने लिखा है। ओके, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? द सेकंड क्वेश्चन सेज दैट द थ्री सेक्शन दैट आर अंडरलाइन आर एग्जांपल्स and old-fashioned language. Discuss what each one mean and write down your answer. मतलब ये है कि इन पैराग्राफ में या इन पैराग्राफ में जो अंडरलाइन वर्ड है या सेंटेंसेस है या मतलब फ्रेज है, ये इसका मीनिंग आप लिखे कि इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने ये इधर लिखे हैं अंडरलाइन वर्ड्स, आप देख सकते हैं कि द फर्स्ट वन इज गोइंग टू राउंड, यानी देयर इज़ नो मोर गोइंग टू द राउंड टू ट्रिम बाय डे लाइट। ओके, सो मैंने इधर लिखा है गोइंग टू राउंड। गोइंग टू राउंड का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है टू बी पास्ड फ्रॉम वन थिंग और अनदर, यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ जाना, या इसका ये भी मीनिंग आता है कि टू बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ जाना या एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ जाने को गोइंग टू द राउंड कहते हैं। या मैंने आपको बताया कि और इससे ताल्लुक़ यानी इसका ताल्लुक़ इससे क्या है कि द लैम्प लाइटर वर गोइंग फ्राम वन लैम्प टू अनदर, यानी एक लैम्प से दूसरे लैम्प के तरफ जाते थे, तो इसलिए क्या कहते हैं? टू बी पास्ड गोइंग टू द राउंड उसको कहते हैं। तो गोइंग टू द राउंड का मीनिंग है टू बी पास्ड फ्राम वन थिंग टू अनदर, एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ जाना, या फ्राम वन पर्सन टू अनदर, या एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ जाना। ओके, द सेकंड वन इज व्हेन वन फील इन स्पिरिट। आप देख सकते हैं दैट नो मोर ड्रिबिंग ऑफ द आयल and heads and boneness of ladies and gentlemen when one feels in spirit। ओके, सो इस का मतलब क्या है? when one feels in spirit का मतलब है टू बी अवेयर। मैंने क्या मीनिंग लिखा है? मैंने मीनिंग लिखा है टू बी अवेयर। इसका मीनिंग क्या है? टू बी अवेयर। द लास्ट वन इज दैट लो फेलो का मतलब यानी इधर इसका बहुत हम मतलब निकाल सकते हैं, जैसा कि द फर्स्ट वन इज दैट एवरी फ्रेंड। लो फेलो का मतलब ये भी आ सकता है एवरी फ्रेंड। दूसरा मीनिंग है द सेम वर्कर फ्रेंड, यानी वो बंदा जो आपके साथ एक ही काम करता हो, दैट इज कॉल्ड लो फेलो। ओके, जैसा कि चराग जो लैम्प लाइटर थे वो एक नहीं थे, दो नहीं थे, बहुत थे, तो इसलिए ये लो फेलो जो थे ये वर्ड यानी ये टर्म इस्तेमाल हो गया। एंड द लास्ट मीनिंग इज आल्सो कम्स टू द शॉर्ट फ्रेंड, यानी शॉर्ट फ्रेंड का वो मतलब है कि वो बंदा जो कद से बहुत छोटा हो, शॉर्ट फ्रेंड। यानी ये भी एक्सपेक्टेड है, इससे ये भी एक्सपेक्टेड है कि शॉर्ट फ्रेंड। तीन मीनिंग आते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट एवरी फ्रेंड, द सेकंड वन द सेम कोवर्कर, एंड द थर्ड वन शॉर्ट फ्रेंड। ओके, सो दीज वर द डिफिकल्ट phrases and we explained that. Now come to the next exercise number B। आप देख सकते हैं इधर एक्सरसाइज नंबर B कि हमारे पास वर्ड है और ये वर्ड जो है वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट टू रीड व्हाट इट सेज। थिंक ऑफ suitable adjectives to use with these nouns. You may choose word from the text or use your own। यानी आप जो अल्फाज है आप इन अल्फाज के एडजेक्टिव्स लिखे, यानी मतलब ये एडजेक्टिव में इस्तेमाल करें। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट इज़ एडजेक्टिव। सबसे पहले हम तो एडजेक्टिव डिफाइन करेंगे कि एडजेक्टिव है क्या, और एडजेक्टिव इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच, यानी ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है। ओके, एडजेक्टिव हमारे पास क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। द डिफिनीशन ऑफ एडजेक्टिव मैं इधर लिखूंगा भी कि एडजेक्टिव
ओके, मैं अभी लिखता हूँ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैं डिफिनीशन इसलिए पहले लिखता हूँ ताकि आपको आसानी हो। एडजेक्टिव जो है यानी एडजेक्टिव आर दोज वर्ड Adjectives are those words. Adjectives are those words which modify noun or pronoun is called adjective. Okay, this is adjective. And मैं ये भी कह सकता हूँ कि adjective जो है give us more information about noun or pronoun. यानी आप इधर लिख सकते हैं कि adjective give us more information about noun or pronoun. यानी एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव जो है वो वर्ड है, वो अल्फाज है जो कि नाउन को मॉडिफाई करता है, यानी नाउन के साथ ज़्यादा इजाफा करता है, उसके बारे में हमें ज़्यादा मालूमात देता है। जैसा कि एक सिंपल एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ कि मैन, MAN, मैन हमारे पास क्या है? मैन हमारे पास नाउन है। ओके, अगर हम इसके साथ लिखे कि ब्लैक मैन, सो द ब्लैक मैन बिकम एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव बन गया। इधर मैं लिखता हूँ कि गर्ल, GIRL, गर्ल। ओके, मैं इधर लिखता हूँ कि गुड गर्ल, सो द गुड गर्ल जो है वो क्या बन गया? वो एडजेक्टिव बन गया। इसी तरह एडजेक्टिव जो है हमारे पास नाउन के बारे में हमें मालूमात देंगे, नाउन को मॉडिफाई करेगा, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे। ओके, सो एडजेक्टिव आर दोज वर्ड, एडजेक्टिव वो अल्फाज है विच मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन, जो कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे। ओके, आर अनदर सिंपल definition of adjective is that adjective give us more information about noun or pronoun. Okay, about noun, NOUN, about noun or pronoun, यानी एडजेक्टिव जो है हमको नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या देगा? वो हमको नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें ज़्यादा मालूमात देंगे, तो इसको एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, नाउ कम टू दिस पेज, ऑन पेज 11 आप देख सकते हैं कि लैम्प, तो लैम्प हमारे पास क्या है? लैम्प हमारे पास है नाउन। अगर हम इसको एडजेक्टिव बनाते हैं तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि स्ट्रीट लैम्प्स या गैस लैम्प, आप जो भी लिख सकते हैं। ऑयल लैम्प, OIL, ऑयल लैम्प। सो लैम्प हमारे पास क्या है? लैम्प हमारे पास है नाउन, और अगर हम ऑयल लगाते हैं तो इससे मतलब यह है कि मतलब तेल वाला चिराग, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव बन गया। ओके, हमारे पास दूसरा जो वर्ड है वो है नाउन जो है वो है लेडर।
लेडर मैंने आपको बताया था कि लेडर कहते हैं सीढ़ी को। ओके, अगर हम इसके साथ आयरन लेडर लगाए, जैसा इसको यानी एडजेक्टिव बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, कोई ना कोई वर्ड लगाएंगे, क्योंकि हमें नाउन के बारे में ज़्यादा मालूमात चाहिए, इसलिए हमको आयरन IRON आयरन लेडर मतलब सलाह की जो सीढ़ी है या आयरन की जो सीढ़ी है। ओके, स्ट्रीट भी हमारे पास है एक नाउन। अब स्ट्रीट जो है हमारे पास नाउन है, इसको एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे? तो स्ट्रीट तो हर किस्म की स्ट्रीट होती है। अगर हम कोई ख़ास स्पेसिफिक स्ट्रीट इधर मेंशन करें, जैसा कि हम कहते हैं कि वाइड स्ट्रीट, वाइड या नैरो स्ट्रीट। ओके, तो ये नैरो और वाइड जो है, नैरो NARROW, नैरो स्ट्रीट मतलब तंग गली। हमारे पास है वर्क। ओके, वर्क हमारे पास जो है क्या है, ये भी हमारे पास एक नाउन है। और कौन सा नाउन है? ये हमारे पास नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके साथ हम क्या लगाएंगे कि इससे एडजेक्टिव बन जाए? तो वर्क के साथ हम एक ऐसा लफ्ज़ लगाएंगे जो कि इसके लिए बेनिफिट हो और इससे एडजेक्टिव बन जाए। तो हम इधर लिखते हैं कि हार्ड वर्क, हार्ड वर्क यानी सख्त काम। काम तो वैसे ही काम है। अगर हम कहते हैं कि सख्त काम, आसान काम, तो ये एडजेक्टिव हमारे पास बनता है, क्योंकि वर्क हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, द लास्ट वन इज सिटी, सॉरी नॉट द लास्ट वन। ओके, सिटी एक नाउन है हमारे पास। ओके, अगर हम इसको एडजेक्टिव बनाएंगे तो कैसे एडजेक्टिव बनाएंगे? हम ऐसे एडजेक्टिव बनाएंगे कि सिटी के साथ हम कोई लफ्ज़ लिखेंगे, जैसा कि हम लिख सकते हैं कि कैपिटल सिटी, CAPITAL, कैपिटल सिटी। तो कैपिटल सिटी हमारे पास बन गया एडजेक्टिव। द लास्ट वन इज लाइट। ओके, सो लाइट हमारे पास जो है वो क्या है, एक नाउन है। अगर हम इधर कोई वर्ड ऐसे लिखेंगे कि इसके साथ रिलेटेड आ सकता है, इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है, तो इसको हम एडजेक्टिव बना सकते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिक लाइट। ओके, इलेक्ट्रिक लाइट। तो इलेक्ट्रिक लाइट से हमें लाइट के बारे में ज़्यादा मालूमात दिया कि लाइट कौन सा लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट। सो ये बिकम एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव बन गया। नाउ टू दिस पैराग्राफ दैट द लास्ट वन इज दैट, आप देख सकते हैं ऑन पेज 11 पे, आप देख सकते हैं पेज 11 पे कि लास्ट में लिखा है कि विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी की मदद से, एंड आफ्टर रीडिंग द वर्ड अगेन इन द पैसेज, और ये अल्फाज रीडिंग के बाद जो है, गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड गिवन बिलो, इस अल्फाज के माने जो है लिखे, इनके माने बयान करें। ओके, आल्सो फाइंड अ वेरी डिफरेंट मीनिंग फॉर ईच अदर, और उसके साथ साथ इसका जो डिफरेंट मुख्तलिफ मीनिंग है, माने हैं, वो भी मतलब इसको मालूम करें। तो हमारे पास जो वर्ड है, द फर्स्ट वन इज कैपिटल। ओके, कैपिटल हमारे पास क्या है? कैपिटल हमारे पास एक वर्ड है, तो इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या आएगा? कैपिटल का मतलब है नेशनल सिटी। हमने इधर लिखा है नेशनल सिटी कैपिटल। ओके, द सेकंड वर्ड इज ट्रिप। ट्रिप का मतलब क्या है? जर्नी। ओके, ट्रिप का मतलब क्या है? जर्नी। द लाइट भी हमारे पास एक वर्ड है। लाइट का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्रिस्ट भी हमारे पास एक वर्ड है। क्रिस्ट का मतलब क्या है? क्रिस्ट का मतलब है टफ ऑफ फीदर, यानी टफ ऑफ फीदर का मतलब ये है कि परिंदे के परों का एक गुच्छा, मतलब जैसा कि अंगूर के गुच्छे होते हैं या मतलब कोई और चीज़ के गुच्छे, तो इस तरह परिंदे के परों का जब हम एक गुच्छा, यानी परिंदों के जो परते हम ज़्यादा जमा करते हैं तो इससे एक गुच्छा बनाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टफ।
टफ ऑफ फीदर, ओके, यानी परिंदे के परों का गुच्छा। ओके, द लास्ट नॉट लास्ट द नेक्स्ट वर्ड इज इशू। इशू मैंने आपको बताया कि इशू का मीनिंग क्या है, प्रॉब्लम, मैटर, ओके, दीज आर द मीनिंग ऑफ इशू। द लास्ट वन इज ऑपरेट, OPERATE, ऑपरेट। ऑपरेट मीन द एक्ट एंड फंक्शन वगैरह, मतलब काम करना वगैरह, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो नाउ द क्लास टाइम इज ऑफ। इंशाल्लाह tomorrow we will finish this exercise, and in next week we will start another lesson. Okay, so if you have any questions, so you can ask.